हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज का आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है शिक्षा के अभिकरण यानी कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जो आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य CSEMU के अनुसार अगर मैं बात करूं तो पेपर 3 है और अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी आगे पीछे सेमेस्टर में सेम सिलेबस के साथ साथ बस केवल सब्जेक्ट्स आगे पीछे रहते हैं, है ना। तो अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डालिए, है ना, और यहाँ से इसके नोट्स ले लीजिए क्योंकि इसमें जो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं उनकी आप खुद से लिख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ अपनी PDF से मैच ना करवा दूँ तो कहिएगा, है ना। खैर 99% ही कोई भी गारंटी ले सकता है, बाकी क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, पूरी थ्योरेटिकल नोट्स मिलेंगे NEP 2020 के अनुसार यूनिट वाइज भी, और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। सब कुछ ओवरऑल PDF पूरी आपको दी हुई है। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाकर के और ले सकते हैं। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की PDF आपकी बहुत जल्दी हम देने वाले हैं और बाकी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही चलेंगी, वो PDF कोर्स के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए आप रोज आइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। यदि मैं शिक्षा के अभिकरण की बात करूँ तो आज हम लोग ना इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और 1.3 जो आपकी यूनिट 1 है जो चल रही है, और आज और कल तक आपकी यूनिट 1 पूरी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की 4 यूनिट है, एक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो देखिए कहा गया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो एजुकेशन ले रहे हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। आप परिवार में रह करके, समाज में रह करके विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। शिक्षा की ये सभी संस्थाएं ही सम्मिलित रूप से शिक्षा के अभिकरण कहलाती हैं। ठीक है, मतलब शिक्षा के अभिकरण का अब आप समझो कि मतलब क्या है, मतलब इस बात का अर्थ क्या है, इसकी लोगों ने परिभाषाएं अलग अलग दार्शनिकों ने क्या दी है ये समझिए। तो अभिकरण शब्द को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एजेंसी कहते हैं। शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका तात्पर्य होता है साधन या अभिकरण। ठीक, एजेंसी का मतलब क्या होता है, साधन या फिर क्या, अभिकरण। जैसे शिक्षा है तो आप शिक्षा किसके माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल, परिवार, घर, समाज, विद्यालय के माध्यम से। तो ये क्या है उसके सब, तो ये शिक्षा के अभिकरण कहलाएंगे। क्या मैम, शिक्षा के अभिकरण क्या कहलाएंगे? हमने कहा शिक्षा के अभिकरण का मतलब होता है वो साधन जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो मैम हम तो शिक्षा घर से भी प्राप्त कर रहे हैं, तो हमने कहा ये भी शिक्षा का अधिकरण हुआ। मैम हम तो शिक्षा समाज से भी प्राप्त कर रहे हैं, हमने कहा ये भी शिक्षा का अभिकरण हुआ। आपने कहा मैम हम तो स्कूल से भी शिक्षा गेन करते हैं, नॉलेज, तो हमने कहा ये भी आपका शिक्षा का अभिकरण हुआ। आप आजकल इंस्टा, व्हाट्सएप सब से जो है देखते हो, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, यूट्यूब से देखने को मिल रही है, तो सोशल मीडिया भी आपका शिक्षा का एक अभिकरण कहलाएगा, यानी कि साधन कहलाएगा। ठीक, तो अब समझ में आई बात कि शिक्षा का अभिकरण क्या होता है। तो इन अभिकरण के रूप में सामाजिक संगठन एवं संस्थाएं विभिन्न रूप से समाज में शिक्षा प्रक्रिया को निरंतर प्रगतिशील रखती हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से होती है। BT भाटिया जी ने कहा कि समाज में शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया गया और ये संस्थाएं शिक्षा के अभिकरण के रूप में जानी जाती हैं। ठीक, अब देखो शिक्षा के जो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि एक लॉन्ग या फिर शॉर्ट इसी टॉपिक से, है ना, 100% अगर पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है तो इससे ज़रूर आएगा पेपर में। आप ये मतलब बात एकदम लिख लीजिए आज हमारे कहे शब्दों को। ठीक, पेपर के बाद आप हमसे मिलिएगा। अब देखो भैया, शिक्षा के अभिकरणों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। तो मैम कौन कौन से 3 प्रकार? हमने कहा एक तो बेटा होता है आपका औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है आपका निरौपचारिक। निरौपचारिक को औपचारिकोत्तर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अनौपचारिकोत्तर के नाम से भी निरौपचारिक अभिकरण को जानते हैं। लेकिन मैम इसका मतलब तो बताइए। हमने कहा समझिए। हमने कहा औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आपका विद्यालय आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं औपचारिक तरीके से, यानी कि फॉर्मल तरीके से, है ना, प्रॉपर जाना आना पढ़ना। अनौपचारिक का मतलब होता है कि कोई रेगुलरिटी नहीं है ना, कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आपको कोई डिफाइंड उसका सिलेबस नहीं है। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल तरीके से, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी हम आपको इसका डिफरेंस भी बताएंगे। पहले आप ये समझो कि अनौपचारिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखो
अनौपचारिक के अंतर्गत आपका परिवार है, समुदाय, राज्य, धर्म, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, नाटक, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पर्यटन, स्काउटिंग और गाइडिंग, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल एजेंसीज के अंतर्गत आ जाएंगी। वहीं अगर मैं निरौपचारिक की बात करूं तो आपने देखा होगा दूरवर्ती शिक्षा, है ना, कहते हैं ना डिस्टेंस। आपने पूछा किसी से कि भैया एमबीए कहाँ से कर रहे हो, कहने लगे कर्नाटका से। तो कहने लगे भैया तो फिर जाते आते कैसे हो, आप तो यहीं रहते हो, कहें भैया वो डिस्टेंस लर्निंग से हो रहा है। डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप घर पे रहो, अपना जो कर रहे हो करो, और उसके ऑनलाइन एग्जाम्स जो भी सब सिस्टम होता है ना। जैसे आपने ओपन यूनिवर्सिटी सुनी होंगी, इग्नू का नाम आपने सुना है। वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पेपर देने जाना होता है, बाकी सब ये यूनिवर्सिटी कराती है ना। अब जैसे शैक्षिक रेडियो के माध्यम, शैक्षिक दूरदर्शन आपने देखे होंगे, अब छोटे जो क्लास 10th और 12th के, तो उनका जो पढ़ाई का सिस्टम था जब कोरोना चल रहा था तो दूरदर्शन के माध्यम से भी करवाया जा रहा था, है ना। तो ये सब आपके क्या निरौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक पेपर में पिछली बार बच्चों का जब MCQ हुआ था तो पूछा गया था कि इनमें से औपचारिक अभिकरण है, ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी दूरवर्ती शिक्षा, ऑप्शन डी धर्म। तो बच्चों को क्या लगाना था? विद्यालय, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस लास्ट ईयर बने थे और इस साल भी क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट में एटलीस्ट तो बनना ही चाहिए, आप ये मान के चलिए। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ करके समझाऊंगी, औपचारिक शिक्षा भी समझाएंगे, अनौपचारिक भी समझाएंगे, इनके और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है हम ये भी समझाएंगे, है ना। तो बहुत ध्यान से अब आप इस चैप्टर को हमारे साथ में पढ़िएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, आइए औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा वह है जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला भली प्रकार से जानता है कि उसे शिक्षा प्रदान करनी है। मतलब एक तरीके से औपचारिक का मतलब कहाँ की बात हो रही? विद्यालय की, है ना। तो यहाँ पर देखो, टीचर को ये पता है कि कितना पढ़ाना है, यानी कि हमको एज अ टीचर ये पता है कि आपको हमको बीएड में कितने विषय पढ़ाने हैं, कितना सिलेबस पढ़ाना है, और आपको एज अ स्टूडेंट पता है कि हमारे पेपर आने वाले हैं तो हमको पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ शिक्षक एवं बालक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य ज्ञात रहते हैं। उद्देश्य ज्ञात कैसे रहते हैं? उद्देश्य ज्ञात ऐसे रहते हैं जैसे हमने कहा कि बेटा आपको पेपर 1 में 4 यूनिट पढ़ना है, तो आपको ये ज्ञात है ना कि हमको सिर्फ पेपर 1 में 4 यूनिट पढ़ना है, और हमको एज अ टीचर ये पता है कि आपको 4 यूनिट पढ़ाना है। तो हमारा जो गोल है, जो आपका गोल है वो क्या है? डिसाइडेड है ना। तो जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब देखो कहा गया है कि निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में प्राप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। यानी कि आपको पता है कि आपका ये सिलेबस है, समझिएगा बात को, बीएड का, ठीक है। आपके फलाने तारीख से एग्जाम हो जाएंगे, ठीक, आप इस पेपर को दे आएंगे, है ना। उसके बाद में आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी 2 साल के अंतर्गत। मतलब तो सब कुछ इसमें क्या निश्चित है। आप देखिए जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, सब कुछ डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड का मतलब इतना ही पढ़ना है आपको, है ना। आपके गोल्स भी डिफाइंड है कि हाँ बस हमको इतनी पढ़ाई करनी, इतने पेपर देने, 4 सेमेस्टर होते हैं और बस लास्ट में हमको डिग्री मिल जानी है। तो सब कुछ निश्चित है इसमें। ऐसी शिक्षा प्रदान करने के साधन कौन कौन से होते? विद्यालय होते, पुस्तकालय होते, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि होती हैं, जो आपकी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है। यानी कि जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, नेचुरल नहीं होती है ना। और जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनियोजित क्रियाओं तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपको बीएड की डिग्री भैया प्राप्त करनी है तो जिन कॉलेजों में बीएड करवाया जाता होगा आप वहीं से तो बीएड करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि आप जहाँ पर टेक्निकल कॉलेज होंगे वहाँ जाकर के बीएड कर लेंगे, अगर नहीं है तो, ऐसा तो है नहीं। तो सुनियोजित क्रियाओं के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से होता है ये शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। सामान्यतः औपचारिक शिक्षा का एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। अभी हमने आपको बताया डिफाइंड सिलेबस होता है बच्चा क्लास 6, 7, 8 में, तो उसका एक निश्चित करिकुलम है जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है। अब जैसे मान लो क्लास 6 में बच्चा है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसके एफए होने 6 महीने में, उसका समेटिव असेसमेंट होना, ऐसे होने, उसका फाइनल रिजल्ट लाना है आपको, है ना। तो आपको पता है कि ये जो भैया मैथ की किताब है इसमें 2 यूनिट एफए में दे देंगे, 4 यूनिट एसए में 1 में दे देंगे, फिर 2 यूनिट एफए 2 में दे देंगे, 4 यूनिट एसए 2 में दे देंगे, और बस इसी बेसिस पे इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो आपको पता है ना कि आपको ये किताब कक्षा 6 में ही खत्म करनी है। ऐसा थोड़ी ना कि इसकी 2 यूनिट बढ़ गई तो चलो बच्चों को हम क्लास 7 में पढ़ा देंगे, ऐसा तो है नहीं। जो इनका सुनिश्चित पाठ्यक्रम है उसको एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है ना। इस प्रकार
की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा भैया क्लास 6 में ही रहेगा हमेशा, तो ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जब तक बालक विद्यालय जाता है ये शिक्षा तभी तक चलती है। औपचारिक शिक्षा मुख्यतः कैसी होती है? भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को इस योग्य, अब देखो प्रमुख उद्देश्य क्या है फॉर्मल एजुकेशन का, कि बच्चे को इस योग्य बनाना कि वह एक निश्चित परीक्षण उत्तीर्ण कर ले, यानी कि क्लास 6 पास कर ले, क्लास 7 पास कर ले और प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले किन्हीं निश्चित विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके। भैया सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के बच्चे पेपर पास करके अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं, उनको उस क्लास का रिजल्ट मिल जाता है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो संकुचित दिख रहा है मैम, है ना। अब इतना पढ़ने के बाद में समझ में आ रहा है ना कि संकुचित दिख रहा है आपको। औपचारिक शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है। उद्देश्य केंद्रित होती है कैसे मैम? हमने कहा आप बच्चों को पता है कि भाई ये 6 का रिजल्ट मिल जाएगा, फिर 7th पे पहुंच जाएंगे, फिर 7th की किताबें पढ़ के 7th का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या गोल इसमें पहले ही डिसाइडेड है। तो हम क्या कह सकते हैं? औपचारिक शिक्षा के सुनिश्चित उद्देश्य भी होते हैं। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? औपचारिक शिक्षा पढ़ लिया, फॉर्मल एजुकेशन पढ़ लिया। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है ये समझो। तो देखो अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है जो शिक्षा की विशेषता बतलाता है। अनौपचारिक शब्द जो है वो 2 शब्दों की संधि से बना है। कौन कौन सा? अन, धन, उपचारिक। अन्न का मतलब होता है नहीं, उपचारिक का मतलब शब्द होता है जो उपचार से बना है। तो उपचार का अर्थ होता है जैसे इलाज हो गया, चिकित्सा हो गया, व्यवस्था हो गया। इस प्रकार अनउपचार का अर्थ होता है व्यवस्थाहीन। अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचार का अर्थ क्या निकल के आ रहा है? व्यवस्थाहीन। अर्थात कहने का आशय ये है कि अनौपचारिक शिक्षा में आपको कोई डिसाइडेड, देखो कोई आपका डिसाइडेड सिलेबस नहीं होगा। बात समझने का प्रयास करिएगा। ना तो कोई डिसाइडेड सिलेबस होगा आपका, है ना, ना ही कोई डिसाइडेड प्लेस होगा। जैसे विद्यालय में ही ग्रहण कर रहे थे आप, यहाँ पर आप कहीं पे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कोई इसका डिसाइडेड सिलेबस नहीं है, कोई डिसाइडेड गोल नहीं है। तो हम कह सकते हैं व्यवस्थाहीन एक तरीके से, जिसके लिए कोई चिकित्सा या प्रयत्न की चेष्टा न की जाए। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति बिना किन्हीं व्यवस्थाओं, साधनों अथवा प्रयास के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। मतलब टीचर की भी आवश्यकता नहीं होती है, खुद से ही ग्रहण कर ले रहा है ना। इलिच और फ्रेयर के अनुसार कहा गया कि अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक विरोधी शिक्षा है। वहीं पर ला बेला के अनुसार कहा गया कि विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम है। अब देखो जीवन में मनुष्य अनेक साधनों तथा माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है। इन साधनों तथा माध्यमों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला वे साधन व माध्यम जिनकी जानबूझकर इसलिए व्यवस्था की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसे विद्यालय की व्यवस्था जानबूझकर केवल इसलिए की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक। और वे साधन या माध्यम जिनको जानबूझकर आयोजन नहीं किया जाता है किंतु अपने मूल रूप में ही रहकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि नीम का पेड़ का आकार, पत्तियां कैसी हैं, फूल और फल इसके कैसे हैं, इसका रंग रूप कैसा है। इसी प्रकार हम अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन व माध्यम है जो हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं। ये साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन है जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परिवार हो गया, जैसे समुदाय हो गया, धर्म हो गया, राज्य हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, समाचार पत्र हो गए, ये सब आपके क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन है। तो कहने का आशय देखो ये है कि 2 प्रकार से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अब जैसे कि यहाँ पर हमको पता है जानबूझकर हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खोल रखे हैं कि बच्चा पढ़ाई करेगा ही करेगा, लेकिन एक तरीका ऐसा होता है कि बच्चा शिक्षा एक तरीके से सीखता भी जाता है ना, और उसको पता भी नहीं चलता है। जैसे मान लो एक छुटकू सा ये बालक है ना, इनको क्या करनी थी? टॉफ़ी खानी थी, है ना। इनका मन हुआ, इन्होंने पापा जी की पॉकेट, पापा के पास गए, ठीक, पापा से बिना पूछे यहाँ पर शर्ट रखी थी पापा की पॉकेट से 10 रुपीज़ का सिक्का निकाला और दौड़ते भागते चले गए, टॉफ़ी ला के चॉकलेट खा लिया। उसके बाद में इनको सिखाया इनके पापा जी ने, है ना, पीटा भी, डांटा भी। खाना के बच्चों को पीटना तो सख्त दंड एक तरीके से मना है, लेकिन बच्चों को डांटा, क्या डांटा कि चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएंगी गला काट के जाएंगी। हैं मैम ये क्या बता रही हैं? हमने कहा जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली, केवल समझिए आप। कहने का आशय ये है कि बच्चों को चोरी नहीं करने का पाठ पढ़ाया पेरेंट्स ने, तो यानी कि बच्चे ने परिवार से जो शिक्षा ये ग्रहण की कि चोरी करना पाप होता है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? अनौपचारिक के अंतर्गत आएगी। बच्चा समाज में है ना, वो क्या कर रहा है? रेड लाइट उसको दिख रही है, फिर भी वो क्या कर रहा है? रोड क्रॉस कर रहा है ना, रोड क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर खड़े अंकल जी ने समझाया इसको कि बेटा जब यहाँ पर ग्रीन लाइट हो जाती है तब रोड क्रॉस करते हैं, है ना। तो इन्होंने जब इनको समझाया तो समाज से भी इनको शिक्षा मिली कि नहीं मिली? बच्चे ने कोई गलत काम किया, ठीक,
यानी कि तो उसको समुदाय से शिक्षा मिली। उसके बाद में रेडियो पे उसने सुना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, टीवी में उसने न्यूज़ चैनल्स देखे, उससे शिक्षा मिली, समाचार पत्र में उसने कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जिनसे उसको शिक्षा मिली। तो ये सब आपकी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगी और इस प्रकार शिक्षा की प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब अनौपचारिक शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं ये समझिए। अनौपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं विशेष प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस शिक्षा को हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के लिए हम जितना विस्तृत सामाजिक तथा भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे, हमारे अनुभव उतने ही अधिक विस्तृत होंगे और उतनी ही अच्छी शिक्षा होगी। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों तथा उसकी रुचि पर भी निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर कहाँ से प्राप्त करता है, तो अपने चारों ओर के वातावरण से, परिवार, पड़ोस, समाज आदि पर मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यही अनौपचारिक शिक्षा के क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य की अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है तथा कष्ट साध्य तथा श्रम साध्य नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा सुखद तथा मनोरंजनकारी होती है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा था कि वो कुछ टाइम लिमिटेशंस के लिए होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो आपकी जीवन पर्यंत चलती है। भाई आप समाज से तो हमेशा जीवन भर सीखते रहेंगे, अपने से बड़ों से, परिवार में आप हमेशा सीखते रहेंगे। कभी आप पापा से सीख रहे हैं, कल को आप जब पापा बन जाएंगे तो अपने बच्चों से सीखिएगा, है ना। तो क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अनुभव प्राप्त करता रहता है। अनौपचारिक शिक्षा अभौतिक, मानवीय, भावनात्मक तथा संस्कृति प्रधान होती है और इस कारण अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व तथा जीवन को कहीं अधिक प्रभावित करती है। अब अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करना, बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना, जीवन उपयोगी ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करना एवं सभी को साक्षर करना, समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना, सफल जीवन व्यतीत करने की योग्यता का विकास करना, भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु तैयार करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी आयामों, पहलुओं तथा क्षेत्रों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करना, शैक्षिक स्तर उन्नयन हेतु शिक्षा के सार्वजनिकरण का भी विस्तार करती है। अब अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या क्या हैं। अभिकरण के अंतर्गत देखो आपका क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहली बात, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों में आपका परिवार आ जाएगा, यानी कि अभिकरण का मतलब हमने अभी आपको बताया एजेंसीज, मतलब जहाँ से साधन। अनौपचारिक शिक्षा आप किससे प्राप्त कर रहे हो, जैसे परिवार से प्राप्त कर रहे हो तो परिवार साधन हो जाएगा, विद्यालय से प्राप्त, विद्यालय से तो औपचारिक होता है ना, छोड़ो। समाज से प्राप्त कर रहे हो तो समाज साधन हो जाएगा, रेडियो से प्राप्त कर रहे हो तो रेडियो अनौपचारिक शिक्षा का साधन हो जाएगा ना। अब जैसे मान लो कि आपको यूपी से, है ना, आपको कहाँ जाना है भैया जैसे कि मान लो जाना है आपको भैया युगांडा, ठीक, सपोज डेट हम आपको एक चीज़ समझाते हैं ना, अभी पढ़ाई नहीं करनी है, आप हमारी बात समझो। उत्तर प्रदेश से मान लो आपको जाना है यूएसए, ठीक है भैया, यूएसए जाना है। तो यूएसए जाने के लिए सबसे पहले आप घर से निकले, है ना। घर से निकलने के बाद में आपने ऑटो लिया, उसके बाद में आप अपने स्टेशन पहुँचे, आपने फ़्लाइट ली, फ़्लाइट के बाद में फिर आप दिल्ली रुके, फिर एक फ़्लाइट चेंज की, फिर किया, फिर वहाँ पे कैब की, तब कहीं जा कर के फिर वहाँ पे आपने जो भी ट्रैम्स वगैरह चलते हैं फिर उनको किया, तब आप यूएसए पहुँचे। तो हमने कहा कि यूपी से यूएसए पहुँचने तक आपने कितने साधनों का प्रयोग किया, तो आपने कहा मैम ऑटो का किया, फ़्लाइट का किया। तो हमने कहा बस यही बात है, हमने कहा अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपने किन किन साधनों का प्रयोग किया, वही उसके अभिकरण कहलाएंगे। जैसे नहीं मैम हम परिवार से ग्रहण करते हैं, उन्होंने कहा परिवार अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण हो जाएगा, है ना। आपने कहा कि मैम हम तो जो है रेडियो से प्राप्त करते हैं, हमने कहा रेडियो एक प्रकार का आपका अभिकरण हो जाएगा। आप टेलीविज़न से अगर अनौपचारिक शिक्षा के रूप में कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, तो आपका वो गया। मैम इंस्टाग्राम में हमने रील्स में देखा पतली कमरिया मुरी आए हाय है, हमने कहा अरे, हमने कहा उससे कुछ सीखने को मिला। आपने कहा मैम डांस का नया स्टेप, हमने कहा ये काउंट नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षा की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो ये सब आपका मीडिया के अंतर्गत आ जाएगा, व्हाट्सएप, इंस्टा, है ना, फेसबुक, तो ये सब आपका मीडिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी आपका शिक्षा का अभिकरण हो जाएगा। अब जैसे आप यूट्यूब से आप हमसे पढ़ रहे हो, है ना, तो ये भी आपका क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण है, लेकिन ये मीडिया के अंतर्गत आ जाएंगी चीज़ें, है ना। और बाकी नहीं मैम हमने तो अब आज प्लेग्राउंड में जब हम सब लोग खेल रहे थे तो वहाँ हमने एक पाठ सीखा, तो हमने कहा कि ये भी आपका शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण के साधन अर्थात अभिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब परिवार, अब देखो अब इन सब चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। परिवार को अपने आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बुकिश लैंग्वेज पढ़ा दूँ
ताकि आपको नए नए जो टेक्निकल शब्द होते हैं ना लिखने के लिए वो मिल जाए, है ना। हालांकि आप लिख तो अपने शब्दों में लोगे, लेकिन जो बच्चा ये पढ़ के जाएगा उसको पता है एजेंट लिखना है, अभिकरण लिखना है, तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। परिवार मानव समाज की सबसे पुरानी बुनियादी एवं बुनियादी इकाई है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला तथा या प्रथम विद्यालय कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पिछली बार पूछा गया था कि बालक का प्रथम विद्यालय किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए किंडरगार्टन, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी कॉलेज। तो बच्चे को क्या लगा के आना चाहिए था भैया, परिवार। तो परिवार को क्या कहा गया, बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि बच्चा सबसे पहले घर में ही तो सीखता है ना। आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें छोटा आ से अनार, ई हाँ वो कहते नहीं, आपे आम, ई से ईश, है ना, अंग से अंदून, ऐसे करके बच्चा देखो घर में कितने प्यार से पढ़ता है। तो बच्चा 1 2 3, है ना, मम्मा बोलना, डैडा बोलना, ये सब कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। तो इस वजह से परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला कहा गया है, प्रथम विद्यालय भी कहा जाता है। इसलिए इसे शिक्षा का प्राथमिक एजेंट माना जाता है। परिवार में प्राप्त शिक्षा बालक को उसके संपूर्ण शिक्षा का आधार प्रदान करती है। अब परिवार के उद्देश्य और कार्य भूमिकाएं क्या होती है कि परिवार का मूल उद्देश्य बच्चों के लिए एक प्यार भरा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है एवं बालक को प्रारंभिक शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये बालक का समाजीकरण करता है एवं बालक को प्रेरित करता है, साथ ही चरित्र निर्माण में भी सहायता करता है। अब तो कुछ नहीं, पहले के ज़माने में क्या होता था, अब देखो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। अगर आज के ज़माने में देखो तो हम दो, हमारे दो, और एक कोई यूएसए में रह रहा है, कोई जर्मनी में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो वो जॉइंट फैमिलीज बची नहीं है। वो चाचा, ताऊ, बाबा, परबाबा, चचेरे बाबा, वो चीज़ें जहाँ बच्चा ग्रहण करता था शिक्षा। इवन हम लोग भी एक तरीके से वो जीवन नहीं जी पाए होंगे, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि अब ये तो जो है इसका तो बहुत कम ही प्रभाव पड़ रहा है बालक का परिवार का एक तरीके से, क्योंकि भाई अब पेरेंट्स अलग रहना पसंद करते हैं परिवार से, है ना। तो ये मानसिक विकास का समर्थन करता है और आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करता है एवं विद्यालय के साथ सहयोग कर सकता है। ये भविष्य में अधिगम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। यानी कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। भविष्य में बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल। तो अगर बच्चे को पहले ही थोड़ा बहुत आता होगा तो वो स्कूल में एक तरीके से उसका जब जाएगा तो बेस पहले ही तैयार है। दूसरा क्या है, समुदाय, कम्युनिटी क्या होता है। देखो परिवार के बाद बालक की शिक्षा का द्वितीय सीढ़ी क्या होती है भैया, समुदाय। समुदाय से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह से है जो काम करने के सामान्य तरीके और सामान्य आदर्शों को प्राप्त करते हैं। समुदाय शिक्षा का एक अनौपचारिक और सक्रिय अभिकरण है जो व्यक्ति के शैक्षिक विकास पर स्थायी प्रभाव डालती है। बालक समुदाय के संपर्क में आकर अनेक बातों को सीखता है। शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय विद्यालयों की स्थापना करता है व शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है। समुदाय के उद्देश्य क्या होते हैं, कार्य क्या होती है, भूमिका क्या होती है, तो समझो। समुदाय संस्थानों के माध्यम से बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है एवं शिक्षा के उद्देश्य क्या करता है भैया, तैयार करता है। बच्चे का समाजीकरण करता है एवं सांस्कृतिक विकास हेतु सहायता करता है या सीखने का व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहन करता है। वे विभिन्न समांतर अभिकरणों के शैक्षिक प्रयासों को प्रोत्साहित एवं समन्वय भी करते हैं। साथ ही समूह पीयर ग्रुप, मतलब बच्चे जो अपने जैसे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, है ना, इनसे भी ग्रहण करता है शिक्षा। एक सहकर्मी समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी आयु कम या अधिक होती है ना, या कह सकते हैं मित्रों का एक समूह। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल, ऐसा किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में क्या होता है, घर वाले कहेंगे कि बेटा ऐसा करो, मोबाइल लेना है तो आईफोन ले लो। अरे मम्मी आईफोन कहाँ, वो एकदम बेकार है, एंड्रॉइड वर्जन पे लेंगे। दोस्त ने कह दिया नहीं यार भाई आईफोन लो, आईफोन में जो ये ऐसे आधा कट्टा सेब का ये साइन की बात ही अलग होती है। दोस्त यार भोकाल होता है। बच्चा घर आया, कहा नहीं अब तो आईफोन ही लेंगे। मतलब मम्मा पापा की बात नहीं मान करके अपने साथी समूहों की बात बहुत मानता है। तो ये मित्र का एक समूह होता है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति अपने बंधन, सामाजिक स्थिति एवं रुचि को प्राप्त करने के लिए प्रभावित तथा चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। ऐसे स्काउटिंग और जो आपकी गर्ल गाइडिंग होती है, स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग का उद्देश्य होता है समाज हित में कार्य करना, आपस में बंधुत्व की भावना रखते हुए परावलंबन एवं सहयोग से कार्य करने की शिक्षा देना। ठीक है, इसी तरीके से बच्चा राज्य से सीखता है। राज्य शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। शिक्षा का समुचित प्रबंधन का राज्य का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि अच्छी शिक्षा के द्वारा एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सकता है। पुस्तकालय एवं वाचनालय, अब पुस्तकालय एवं वाचनालय, अब देखो ये अभी
आपका अनौपचारिक के ही अंतर्गत आ रहा है। पुस्तकालय एवं वाचनालय अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है, जबकि जब अभी आपने ऊपर देखा था तो इसको औपचारिक में भी दिखाया गया था, बट ये क्वेश्चन में बहुत बच्चा कंफ्यूज था लास्ट ईयर, तो लेकिन आप इसको अनौपचारिक के ही अंतर्गत मानेंगे, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी और रीडिंग रूम को, ठीक है। उसके बाद में म्यूजियम हो गया, ये सब आपके अनौपचारिक शिक्षा के साधन हो गए। महत्व की अगर मैं बात करूं तो औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो हमें इतने अनुभव प्रदान करती है जो कि मनुष्य के जीवन को ही एक शैली तथा दर्शन प्रदान कर देता है। भैया देखो, जो आपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है जो औपचारिक है, लेकिन वहां पर आप डिफाइन चीजें पढ़ रहे हैं, वो एक शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में चीजों को आप सीख रहे हैं, है ना। किसी का उद्देश्य वहां पहले ही निश्चित है, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। औपचारिक शिक्षा केवल कुछ ही तो ज्ञान प्रदान कर रही है आपको, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में हम जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण हमें इसमें व्यय नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको परिवार में सीखने के लिए कुछ पे किया आपने, समाज से सीखने के लिए कुछ रुपया पे किया, लेकिन नहीं, औपचारिक में विद्यालय में आप जाओगे तो सबसे पहले फीस गिनो, है ना। रजिस्टर जाते ही बच्चे के एडमिशन फीस से प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या योगदान है, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विस्तार संभव हुआ, प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन हुआ, इसके द्वारा औपचारिक शिक्षकों की कमियों को दूर करना संभव हुआ, और उसके बाद में व्यक्तियों को उनके ज्ञान को नया करने एवं पूरा करने के लिए सुविधाएं जो है दिलाना, उन छात्रों के लिए अध्ययन की सुविधाएं जुटाना जिनको आर्थिक या अन्य कठिनाइयों के कारण अपनी औपचारिक शिक्षा के बीच में ही छोड़ना पड़ गया, छात्रों को शिक्षा के साथ साथ जीविकोपार्जन की भी सुविधाएं उपलब्ध कराना, समाज के सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्गों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में भी सहायता देना। अब ये देखो, ये तो चीज़ें हो गई, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कि कह सकते हैं हम ये कि आप ना इसको कंक्लूजन के रूप में पढ़ सकते हैं, है ना। कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो मान लीजिए कि आपने औपचारिक शिक्षा जितना भी हमसे पढ़ा, जितना अनौपचारिक शिक्षा पढ़ा, वो सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं क्षेत्र के आधार पर बात करूं तो औपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, संकीर्ण होता है, और जो अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र होता है कैसा होता है, व्यापक होता है। मैम संकीर्ण क्यों, हमने कहा संकीर्ण इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले से ही निश्चित होता है। योजना की अगर मैं बात करूं तो ये शिक्षा सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं के द्वारा दी जाती है, लेकिन इसकी कोई योजना पहले से नहीं होती, कि प्लान नहीं होता कि आपको आज हम समाज में ये पाठ सिखाएंगे। नहीं, आप गए, घर से बाहर निकले, आपने ट्रैफिक रूल सीख लिए, कुछ अच्छा सीख लिया, कुछ न्यू सीख लिया, तो इसमें कोई आपकी प्लानिंग नहीं होती है। इसे व्यक्ति आकस्मिक यानी कि अचानक से सीख लेता है। अभिकरण की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार के शिक्षा के अभिकरण बहुत सीमित हैं, जैसे विद्यालय हो गया, पुस्तकालय। अब देखो, यहाँ पर भी पुस्तकालय, यहाँ पर भी पुस्तकालय मिलेगा आपको, है ना। आदि ये शिक्षा के अभिकरण है। वैसे ही अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण यानी कि साधन परिवार है, मित्र है, पड़ोसी है, राज्य है, समुदाय है, धार्मिक संस्थान है, ये सब आपके इसके प्रमुख उपकरण हो गए। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो इस शिक्षा का मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, और ये आपके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। तो समझिएगा बात को। इसमें शिक्षण विधियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें शिक्षण विधियां कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती हैं, लेकिन इसमें कोई शिक्षण विधियां नहीं होती हैं। भैया इसमें आप जीवन इतिहास विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हो बच्चों को, लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ा रहे हो, प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से पढ़ा रहे हो, लेकिन क्या समाज में होता है कि नहीं बेटा आओ आज हम तुमको वैज्ञानिक विधि के माध्यम से सिखाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसमें कोई डिफाइंड नहीं होता है कि हाँ नहीं आज हम आपको ऐसे सिखाएंगे, कोई इस विधि के माध्यम से सिखाएंगे। पाठ्यचर्या की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि जो स्कूल और वो सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर एक निश्चित पाठ्यचर्या करिकुलम होता है, लेकिन ऐसा अनौपचारिक में नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना कि परिवार में आपको कोई डिफाइंड सिलेबस के हिसाब से कि नहीं आज मम्मा बोलना सिखाया है तो कल पापा बोलना सिखाएंगे, फिर दादी बोलना सिखाएंगे, फिर बुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये कह सकते हैं कि इसका कोई पाठ्यचर्या नहीं डिसाइड होता। अवधि की मैं बात करूँ, आपको पता है कि एक साल में आप पास हो जाएंगे तो दूसरे साल में आप आगे वाले क्लास में पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। ये आपका बालक के जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, बच्चा इसमें जीवन पर्यंत सीखता रहता है। शिक्षक की अगर मैं बात करूँ तो इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए कार्य विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति करते हैं, टीचर्स करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इस शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक होते हैं, यानी कि परिवार से सीख रहे हो तो परिवार वाले शिक्षक हो गए, है ना। समाज से सीख रहे हो तो समाज वाले लोग जो हो गए वो शिक्षक हो गए आपके। प्रमाण पत्र की स्थान की अगर मैं बात करूँ तो ये केवल आप विद्यालय से ही प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, घर परिवार समाज दूरदर्शन मीडिया यूट्यूब कहीं से भी।
प्रमाण पत्र की बात करें, देखो आप हमसे बीएड कर रहे हो, यहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, तो हम तो आपको कोई प्रमाण पत्र तो नहीं देंगे, लेकिन जहाँ कॉलेज में आपने फीस दी है वो आपको प्रमाण पत्र देंगे कि नहीं बच्चे ने हमारे यहाँ से बीएड किया है ना। तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देती है ना। और जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है, इसमें अगर आप परीक्षा को सफलता प्राप्त कर लेते हो भाई, अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाओगे तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के पास होने का रिजल्ट आपके पास होगा, यानी प्रमाण पत्र होगा उस चीज़ का। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया हमारे साथ में, औपचारिक पढ़ लिया, अनौपचारिक पढ़ लिया। अब आती है आपकी निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। बस निरौपचारिक शिक्षा को समझ जाइए और फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट, है ना। फटाफट से समझ लीजिए कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो निरौपचारिक अभिकरण या गैर औपचारिक अभिकरण शिक्षा के, देखो निरौपचारिक अभिकरण कह लो या गैर औपचारिक अभिकरण कह लो, ये शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकारों के अभिकरण के बीच में जो है, यानी कि जो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें ना जो औपचारिक में भी आती हो अनौपचारिक में भी आती हो, है ना, तो वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, वो आपकी निरौपचारिक के अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। अब जैसे ये दोनों जानबूझकर और आकस्मिक भी होती हैं। कहने का आशय क्या है कि ये मध्य मार्ग है, क्योंकि ये आंशिक रूप से तो औपचारिक होता है ना, यानी कि कुछ इसका रूप जैसा होता है वो क्या होता है भैया, औपचारिक होता है, और आंशिक रूप से ही अनौपचारिक भी होती है, यानी कि अनौपचारिक भी होती हैं। तो ये दोनों जानबूझकर आकस्मिक होती है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गई, जन शिक्षा हो गई, सतत शिक्षा की व्यवस्था, ये आपकी कैसी शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही की जाती हैं। ये वो साधन होते हैं जो इन युवकों व प्रौढ़ों के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं, जो शिक्षा के वास्तविक रूप से निर्धारित की गई आयु में अपनी शिक्षा को पूरा ना कर पाए हों, है ना। जैसे कि मान लो प्रौढ़ शिक्षा का मतलब क्या होता है भैया, उन्होंने पढ़ने लिखने की उम्र में उन्होंने स्टडी छोड़ दी थी, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वृद्ध हो गए भी, आपने देखा होगा वृद्ध लोगों को भी शिक्षा दी जाती है, तब वो अपना पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, जो दी गई ड्यूरेशन में अपने एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाते हैं वास्तविक रूप से, तो वो बाद में इस तरीके से पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसमें देख पा रहे हैं कि औपचारिक का भी आपको कुछ रूप दिख रहा है और अनौपचारिक का भी कुछ रूप दिख रहा है। तो इसे हम इसलिए कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। इसी को अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाता है, मुक्त स्कूल, ऐसे ओपन यूनिवर्सिटीज हो गई, है ना, ओपन स्कूल, पत्राचार, पाठ्यक्रम आदि, ये निरौपचारिक शिक्षा के आपके साधन होते हैं। जैसे दूरवर्ती शिक्षा, जिसको आप डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा एक गैर पारंपरिक विधि के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने नहीं आना पड़ता है, मतलब बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वह अपने स्थान पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है ना। वर्ग होमवर्क के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार हैं जो शिक्षक के निरंतर तत्कालीन निरीक्षण में नहीं है, उन्हें दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा एक ऐसे अधिगम अवसर है जो शिक्षार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाली संख्या के मध्य की भौतिक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशक के द्वारा दूर कर देती है। दूरवर्ती शिक्षा के अन्य नाम भी संचालित हैं, पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन, बाह्य अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा, परिसर के बाहर अध्ययन, है ना, मुक्त अधिगम, स्वतंत्र अधिगम, बहुमाध्यम अधिगम। जैसे आपसे कहते हैं कि मैं ना वो कर रही हूँ, क्या कहते हैं, एमटेक, और कहाँ से कर रही हैं आपने पूछा, तो ना मैं ऑफ कैंपस स्टडी कर रही हूँ। तो आप ये नहीं सोचो कि इनको कुछ बहुत अल्टीमेट कर रहे हैं भैया, उसको आप दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत कह सकते हो। बहुत लोगों से मुँह से आपने सुना होगा कि नहीं मैंने डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग से किया है, मैंने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्टडी से किया है, होम स्टडी किया है, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन किया है। जैसे अब बच्चा क्या करता है, एसएससी की तैयारी भी कर रहा है, उधर एमए का फॉर्म भी भर दिया, इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे हैं, ओपन लर्निंग कर रहे हैं, मल्टीमीडिया। इसी का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपकी इग्नू, है ना। इग्नू जो है आपकी एक तरीके से डिस्टेंस लर्निंग या ओपन यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आता है ना। मुक्त विद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 1962 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के सहयोग से भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना प्रस्तुत हुई थी। इस संकल्पना को लिखित रूप से हेरोल्ड विल्सन ने सन 1963 में प्रस्तुत किया था। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन में हुई थी। तो सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो बेटा लंदन में हुई थी, याद रखिएगा। मुक्त विश्वविद्यालय व मुख्य विश्वविद्यालय की जो आपकी विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, इसके तरीकों में विविधता व खुलापन होता है और साथ में इसमें आयु सीमा व शैक्षिक अर्हताओं का कोई प्रबंधन नहीं होता है। शैक्षिक रेडियो की बात अगर मैं करूं तो आपको पता है कि भारत में रेडियो की सहायता से शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण कलकत्ता रेडियो केंद्र द्वारा 1937 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और शैक्षिक प्रसारण तथा विचार विनिमय का यह एक सशक्त साधन है तथा व्यापक रूप से शिक्षा के प्रति उचित वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। प्रसारण नेटवर्क की स्थापना और विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम की तैयारी व निर्माण भी करा रहा है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शैक्षिक रेडियो के कार्यक्रम कौन कौन से थे, विद्यालय प्रसार, विश्वविद्यालय प्रसार, कृषि एवं घरेलू प्रसार और एडल्ट एजुकेशन, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हुई। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं आपको निरौपचारिक शिक्षा के लाभ क्या क्या हैं, तो निरौपचारिक शिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या की शिक्षा संबंधी बढ़ती हुई मांग को सरलता के साथ पूरा कर देती है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के घुटनपूर्ण तथा बंधन युक्त वातावरण से विद्यार्थी को मुक्ति दिलाती है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा पर बढ़ते हुए राजकीय व्यय तथा प्रति छात्र व्यय को कम करने में सहायक भी है ना। निरौपचारिक शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के समान मापन के अयोग्य नहीं है, इसका मापन भी किया जा सकता है। इस तरीके से आपने देखी ये सब चीज़ें। अब औपचारिक शिक्षा, अब आप देख सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक में क्या डिफरेंस होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर आंशिक रूप से नियंत्रण होता है, यानी कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण होता है। मापन की अगर मैं बात करूं भैया, जैसे निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मैं बताऊं, अगर ओपन यूनिवर्सिटी से मान लो कोई ओपन एमए कर रहा है, तो भैया पेपर देने तो जाना ही पड़ेगा ना, भले आप घर से पढ़ाई कर रहे हो। तो ये नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ। मापन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ना तो मापन संभव है और ना मापन की व्यवस्था संभव है, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में मापन संभव है तथा इसमें मापन की व्यवस्था भी संभव है। जैसे बच्चे ने इग्नू से किया एमए, तो उसका रिजल्ट तो आया ही ना, अगर रिजल्ट आया है तो उसके कुछ ना कुछ तो परसेंटेज आएंगे ही ना, तो मापन तो हुआ ही उसका। तो इस तरीके से पाठ्यचर्या, अब देखो इसमें कोई डिफाइंड नहीं होती है। वही बात फिर इसमें समझ लो, अगर बच्चा एमए कर रहा है इग्नू से, तो उसका कुछ ना कुछ तो सिलेबस हो गई, कुछ ना कुछ उसके असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। साधन, अनौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित नहीं है, असीमित है। आपको पता है परिवार है, दूरदर्शन है, ये वो बहुत कुछ है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा के सामर्थ्य जो साधन है वो सीमित है। भैया कुछ ही यूनिवर्सिटीज तो होंगी जो आपको डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स क्या ऑफर देती होंगी। ऐसा तो नहीं है कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग से एमए कर लो, ऐसा तो नहीं है आप CSEMU से कर लो, यहाँ तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो सीमित साधन है इसके निरौपचारिक के, लेकिन अनौपचारिक के क्या है, असीमित है। संस्था की अगर मैं बात करूं तो अनौपचारिक शिक्षा ना तो व्यवस्थित होती है, ना ही इसकी कोई व्यवस्था करने वाला कोई विधिवत संस्था होती है, लेकिन इसकी संस्था होती है और इसको व्यवस्था करने वाली संस्थाएं भी होती है। जैसे आपने देखा इग्नू है डिस्टेंस लर्निंग के लिए, है ना। तो इस तरीके की बहुत सी ऐसी, मैं इग्नू का एग्जांपल ले लूँ, आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से तीसरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। कल मैं पढ़ाऊंगी आपको आपका चौथा चैप्टर, जिसमें घर परिवार, विद्यालय, समाज और जनसंचार एवं सोशल मीडिया, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण हैं, जिनको हम आपको मतलब औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण के रूप में, साधन के रूप में जो चीज़ें हैं वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। ये बहुत आपको देखने में लग रहा है कि देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैम एक दिन में कैसे पूरा करोगे। तो मैं आपको बता दूं इसमें कुछ खास नहीं है पढ़ाने वाला, मतलब मैं इसको अपने शब्दों में पढ़ाऊंगी ना, तो कल आपको ये मैं कंप्लीट कर दूंगी और फाइनली आपको एक आत्मा की शांति मिल जाएगी कि हाँ भैया हमारी मैम पेपर 1 का यूनिट 1 हम लोगों के लिए कंप्लीट कर चुकी हैं। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो ना, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहीं पे बैठी हूँ पढ़ाने के लिए आपको। पेपर 3 में भी हमने कुछ यूनिट्स आपको, हमको लगता है शायद यूनिट 2 तक करवा दिया है या अभी करवाना है, और उसके बाद में जैसे इसकी ये यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, मैं आपकी पेपर 2 की भी यूनिट 1 शुरू कर दूंगी, है ना। जैसे यूनिट 1 इसकी खत्म हो जाएगी, फिर इसकी यूनिट 2, इसकी यूनिट 2, इस तरीके से हम आपको करवाते रहेंगे। अगर मान लो आपको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश, मतलब ज़्यादा पढ़ने की चाह है, तो आप एक काम कर सकते हो, 2021 वाली बैच की हमने जो क्लासेस ली है ना, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो शुरू में जो हमने क्लासेस ली हैं वो इसी बुक से ली हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, है ना, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हम कह रहे हैं पीजी पॉइंट के नाम से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पर आपको PDF कोर्स मिल जाएगा, वो आप ज़रूर ले लीजिए। रेफरल कोड में आपको पीजी पॉइंट डालना है, डाल दीजिएगा। टेलीग्राम, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोर्स खरीदने के बाद में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको क्या कर सकते हो, pgpoint100@gmail.com पे बता सकते हो कि मैम कुछ इशू आ रहा है एंड ऑल। ठीक, ये तो कुछ चीज़ें हो गई। अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो पेपर 3 का कोर्स ले लीजिए, आराम से आप वो PDF पढ़ते रहो और जो लाइव क्लासेस हम आपको दे ना, ये देखते रहिए, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट कह सकते क्लास के माध्यम से। आप टेंशन नहीं लीजिए, एग्ज़ाम 99% चांसेस हैं आपके कि मोड आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और जनवरी जाना चाहिए एग्ज़ाम, है ना। अब बाकी देखो क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का कभी कुछ डिसाइडेड नहीं होता, स्पेशली अगर CSEMU की बात करूँ तो, है ना। तो लास्ट आप देख ही रहे हो, है ना।
आप लोग तो फिर भी कम से कम आपको चीज़ें पता हैं, हमारे इससे पहले वाला जो बैच गए उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, है ना। खैर, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना तथा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा।